Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 10 Thermodynamics Conceptual Questions. Now before our discussion there are several special announcements. जो पहली announcement है वो ये है कि जो हमारे ई एकेडमी है वो ला रही है ट्यूटरिंग सेशन फॉर क्लास 1 to 10। इसमें हम क्या करेंगे, जो क्लास 1 से 8 है उसमें हम तमाम सब्जेक्ट को कवर करेंगे इंक्लूडिंग इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस एंड जो क्लास 9 से 10 तक के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम साइंस सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स वगैरह उसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपने जो हमारी ऑनलाइन ट्यूटरिंग है उसको अवेल करना है तो आप ये जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत अफोर्डेबल है हर एक के लिए। नाउ जो नेक्स्ट सर्विसेज दी जा रही हैं बाय द एकेडमी, वर्ड क्राफ्टर्स के नाम से जो हमारी सब ब्रांच है वो कंटेंट राइटर सर्विसेज दे रही है। जो कंटेंट राइटिंग सर्विसेज है उसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी क्वेरीज होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक प्लेजरिज्म फ्री 100% ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें कंटेंट राइटिंग, सीवर राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, असाइनमेंट्स राइटिंग, फीचर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेबोरेटरी मैनुअल, इक्विपमेंट्स मैनुअल, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है नुमाया सर्विसेज है हमारी। अगर आप कंटेंट राइटर सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं एट ए स्पेशल ऑफर ऑफ अप टू 10% डिस्काउंट तो आप जो है हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो व्हाई इज द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। अब वो पूछें कि अर्थ जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सन या विद द सन। When two bodies are in thermal equilibrium, they are at the same temperature. किसी भी दो बॉडीज को अगर हमने बताना है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं कि नहीं तो उनके अगर जो टेम्परेचर है वो सेम है तो क्या होंगी, दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। देयर मस्ट नॉट बी अ नेट हीट फ्लो बिटवीन देम। और जब दोनों बॉडीज एक टेम्परेचर के ऊपर रीच हो गई हैं, दोनों के टेम्परेचर सेम है तो वहाँ पे हमारे पास हीट फ्लो भी कोई नहीं होगा, जो नेट हीट फ्लो है वो जीरो होगा। As the temperature of the sun is very high around 6000 Kelvin than the earth, for example 300 Kelvin, therefore they are not in thermal equilibrium। अब सन का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं 6000 केल्विन और जबकि जो अर्थ है और नेक्स्ट वो वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू 6000 केल्विन 300 केल्विन। तो अब टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, तो जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया वहाँ पे बॉडीज कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगी अनटिल और अनलेस उन दोनों बॉडीज के टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाए और हमारे पास नेट हीट फ्लो जो है वो जीरो हो जाए। सो हीट फ्लोज फ्रॉम द सन टू द अर्थ। और आपको पता है कि जो हीट का फ्लो है वो क्या होता है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी होता है। तो अब सन का टेम्परेचर क्या ज्यादा है तो सन की जो हीट है वो अर्थ में ट्रेवल करती है। Principally, it should increase the temperature of the earth so that they are at the same temperature. However, it does not happen due to the following reason. अब जब हीट फ्लो हो रही है सन से अर्थ की तरफ तो होना तो ये चाहिए कि अर्थ का टेम्परेचर जो वो इंक्रीज हो जाना चाहिए और एक पॉइंट आना चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास अर्थ और सन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए और वो बॉडीज इक्विलिब्रियम में आ जाए। लेकिन अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा और वो इक्वल टू सन क्यों नहीं हो रहा, उसकी ये सेवरल रीजंस हैं। सबसे पहले जी अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, देयरफॉर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ इज रिसीविंग हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन। अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। तो एट एनी इंस्टेंट अगर हम कोई भी इंस्टेंट लेते हैं टाइम का तो हमारे पास क्या है, जो हाफ ऑफ द अर्थ है वो ओनली फेस करिए टूवर्ड्स द रेडिएशन ऑफ सन, जो बाकी जो उसकी पिछली साइड है वो सन से अवे है। पार्ट ऑफ हीट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। और जो
अर्थ का फेज जो सन की तरफ है उसमें जो हीट रेडिएशन आ रही हैं उनका जो पार्ट ऑफ हीट रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इन एटमॉस्फेयर। अर्थ आल्सो कंटिन्यूसली रेडिएट हीट एनर्जी बैक टू द एटमॉस्फेयर विच सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और अर्थ भी जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएट कर रही है अपनी हीट एनर्जी को बैक टू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाता है। Therefore, Earth does not attain temperature as high as Sun। और इन फिनोमेना की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो सन के इक्वल नहीं हो रहा या as high as Sun नहीं है। Now question number 2. When a block with a hole in it is heated, why does not the material around the hole expand into the hole and make it small? अब वो कह रहे हैं कि ऐसा ब्लॉक जिसमें होल प्रेजेंट हो, जब हम उसको हीट करें तो क्या वो मटेरियल जो है होल के अराउंड वो एक्सपेंड नहीं हो रहा और उस होल को फिल अप करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। Almost all bodies expand when heated. Their molecules get more kinetic energy. In case of solids, the amplitude of vibration of atoms increases about their mean position. जब हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो वो क्या करती है, बॉडी अपॉन हीटिंग एक्सपेंड करती है। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस बॉडी के वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेते हैं। अगर हम सॉलिड के केस लें तो जब हम उस सॉलिड को हीट करेंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी और वो जो है एक दूसरे से अपार्ट जाने की कोशिश करेंगे। दिस इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। और जब वो एक दूसरे से अपार्ट जाएंगे उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी इंक्रीज हो जाएगा। With such an increase in volume, the atoms around the holes are pulled outward, which further increases the area of the hole. और due to increase in volume, जो हमारे पास atoms around the hole है वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे से अवे चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एरिया ऑफ द होल इंक्रीज हो जाएगा। We can imagine it as the whole behave like a part of the solid, and with the expansion of solid, the hole in it also expand। अब होल क्या है, चूंकि वो सॉलिड पार्ट के अंदर प्रेजेंट है तो अब आपको पता है कि सॉलिड अपॉन हीटिंग क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो हमारे पास जब सॉलिड एक्सपेंड करेगा तो होल भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। Now question number 3. A thermometer is placed in direct sunlight. Will it read the temperature of the air or the sun or something else? अब वो कह रहे हैं थर्मोमीटर को हमने डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया तो अब बताएं कि वो एयर का टेम्परेचर पड़ेगा, सन का टेम्परेचर डिस्प्ले करेगा या किसी और चीज। When thermometer is placed in direct sunlight, it becomes in thermal contact with the surrounding air। जब हमने थर्मोमीटर को डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ दिया तो उसने थर्मल कांटेक्ट बना लिया with the surrounding air। The process of heat exchange is established and after some time the thermometer and the surrounding air becomes equal। जो heat exchange होगी प्रोसेस अकर होगा और थोड़े देर बाद जो है थर्मोमीटर और एयर का टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाएगा। Thus the temperature placed in direct sunlight will record the temperature of the surrounding air। तो जो टेम्परेचर हमने डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ दिया है तो वो हमें सन का टेम्परेचर नहीं बताएगा, ना किसी और चीज का, वो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर हमें डिस्प्ले करेगा। Now question number 4. The pressure in a gas cylinder containing hydrogen will leak more quickly than if it is containing oxygen। Why? अब वो कह रहे हैं जो प्रेशर है गैस सिलेंडर का जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन भरी है वो ज्यादा जल्दी लीक करेगा एज कंपेयर कि अगर हमने उस गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को फिल किया हो। उसकी रीजन क्या है? लीकेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अंडर सेम कंडीशंस। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, बहुत स्मॉल है। स्मॉल क्यों है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन है 2 MU और जबकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32 एटॉमिक मास यूनिट। Therefore, at the same temperature, the average velocity of hydrogen molecule will be 4 times greater than oxygen molecule। और आपको पता है कि जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास छोटा होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा होगी। Therefore, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल will leak more quickly as compared to oxygen molecule due to its high speed। तो जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा जल्दी लीक करेंगे फ्रॉम द गैस सिलेंडर एज कंपेयर के उस गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हों। This is in accordance with the Graham's law of diffusion। Rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass। अब जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या कहता है, जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास।
अब मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का क्या है, ज्यादा है, तो जो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्लो होगा। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का क्या है, कम है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैथमेटिकल प्रूफ, since the temperature of gas is proportional to the average kinetic energy of the gas molecules, both the gases are at the same temperature in their cylinder, therefore the average kinetic energy of the hydrogen molecules will be equal to the average kinetic energy of the oxygen molecule. अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बोथ एक ही टेम्परेचर के ऊपर हैं इन देयर रिस्पेक्टिव सिलेंडर, तो हमारे पास आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर। अब जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की वो इक्वल हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास क्या है, दोनों सिलेंडर्स का टेम्परेचर सेम है। लेट MH and VH are the mass and velocity of hydrogen molecules and MO and VO are the mass and velocity of oxygen molecules. हमने कंसिडर कर लिया कि जो MH है वो है mass of hydrogen और VH है velocity of hydrogen molecule, MO है mass of oxygen and VO है velocity of oxygen molecules. Then हमने क्या किया, 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लगाई, और फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन हमने लिख दिया mh एंड vh, तो 1/2 इंटू mh इंटू vh² इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय mo मल्टीप्लाई बाय vo²। ये ऑक्सीजन का है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन। नाउ vh² ओवर vo² इज इक्वल टू mo डिवाइडेड बाय mh, बिकॉज 1/2 दोनों साइड्स पे इक्वल था, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का वो है 32 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन है 2, तो 32/2 हमारे पास VH² ओवर VO² आ गया 16, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास VH ओवर VO आ जाएगा 4। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन है वो आ गई 4 टाइम ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल है वो ज्यादा जल्दी लीक करेंगे एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। Now question number 5. What happens to the temperature of a room in which an air conditioner is left running on a table in the middle of the room? अब वो कह रहे हैं कि ऐसा रूम जहाँ पे हमने जो एसी था उसको ऑन छोड़ दिया, ऐसे टेबल के ऊपर जोड़ के मिडल ऑफ द रूम में प्रेजेंट थी, और अब हम पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ द रूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। When an air conditioner is placed on a table in the middle of the room, it will not cool the room. अगर हमने टेबल के ऊपर एसी को छोड़ दिया और टेबल मिडल ऑफ द रूम में प्रेजेंट थी, तो वो कह रहे हैं कि उस रूम को वो ठंडा नहीं करेगी। क्यों नहीं ठंडा करेगी? Because if on one hand its evaporator takes heat from the room and cooling it, on the other hand it also gives heat to the room through its condenser. अब जो एयर कंडीशनर है उसका evaporator जो है वो हीट ले रहा है फ्रॉम द रूम और उसको ठंडा कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही हमारे पास क्या है, उसी एयर कंडीशनर का कंडेंसर भी प्रेजेंट है जो कि हीट को रिलीज कर रहा है। Probably it will increase the temperature of the room to some extent because some work is done by the compressor which is also rejected to the room has heat. जो एसी का कंप्रेसर है वो भी कुछ वर्क डन कर रहा है जो कि हमारे पास रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हीट भी कहाँ पे रिलीज होगी, इन दैट पर्टिकुलर रूम। Now question number 6. Why does the pressure of air in automobile tire increases if the automobile is driven for a while? अब वो कह रहे हैं जो प्रेशर है ऑटोमोबाइल के टायर में जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा अगर हमारे ऑटोमोबाइल जो है वो थोड़ी देर के लिए ड्रिवन करती रहे। When an automobile is running on the road, there is a friction between the road and the soil. जो ऑटोमोबाइल जब रोड के ऊपर चल रही है तो उसमें क्या है, उसके टायर और रोड के दरमियान क्या है, फ्रिक्शन है। In fact, the tires of the vehicle overcome the force of friction offered by the surface of the road and the vehicle moves onward. जो टायर हैं व्हीकल के वो ओवरकम करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि सरफेस ऑफ रोड से उस बॉडी में ट्रांसफर हो रही है और व्हीकल जो है वो आगे की तरफ मूव होता जाएगा।
द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपीयर एज हीटिंग अप द टायर, और जो वर्क डन हो रहा है ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम किया जा सके वो अपीयर होगा एज हीटिंग अप ऑफ द टायर। जो वर्क डन के अगेंस्ट हमारे जो गाड़ी के टायर हैं वो हीट अप होंगे। The heat is then transferred to the air molecules contained into the tire, which increases the kinetic energy of the air molecule and they move faster and faster. और जो हीट टायर में आ रही है वो ट्रांसफर हो जाएगी टू द एयर मॉलिक्यूल्स जो कि उस टायर के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी और जो उनका वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज कर जाएगा और वो फास्टर एंड फास्टर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। The more speedily moving molecules have now a high rate of collision with the containing walls of the tire, और जो हमारे पास उस वॉल्स ऑफ टायर के साथ जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर रेट के ऊपर कोलिजन स्टार्ट कर देंगे। और इस इंक्रीज रेट ऑफ कोलिजन से क्या होगा, जो हमारे पास वॉल्स के ऊपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा और उस प्रेशर के इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, जो प्रेशर है एयर का इन द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल वो इंक्रीज कर जाएगा। Now question number 7. On removing the valve, the first air escaping from a cycle tube cooled by. अब वो कह रहे हैं कि जब हम जो हवा भरने वाला वॉल्व होता है जहाँ से हम टायर के अंदर हवा भरते हैं, अगर हम उसको रिमूव करें तो जो साइकिल ट्यूब से जो वो हवा निकलेगी पहले वो कूल होगी। वो पूछ रहे हैं क्यों। Air in a cycle tube is contained in a smaller space so having high pressure and temperature। अब जो साइकिल ट्यूब के अंदर जो एयर हमने कंटेन की हुई है वो क्या है, स्मॉलर स्पेस में है। और जब भी कोई चीज़ स्मॉलर स्पेस के अंदर कंपैक्ट हो जाए, स्टोर हो जाए, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। When the valve is open, जब हमने वॉल्व को ओपन कर लिया, जो हमारे पास आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लेस देन है टू द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड दैट ट्यूब। द एयर escape into the atmospheric pressure into the atmosphere with a high speed। जो एयर है वो ट्यूब से निकलेगी और जल्दी से जो है स्केप कर जाएगी इन द एटमॉस्फेयर। एज नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, कोई हीट ना तो एंटर हुई है सिस्टम में ना ही कोई हीट लीव हुई है उस सिस्टम से, तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा सिस्टम जहाँ पे हमारे पास कोई हीट इन्वॉल्व ना हो उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई हीट ना तो एंटर हुई है ना लीव हुई है, तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू minus delta U is equivalent to delta W. The negative sign shows the work is done at the cost of internal energy of the system। जो नेगेटिव साइन है वो हमें शो कर रहा है कि वर्क डन हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इससे क्या होगा, जो हमारे पास टेम्परेचर है एयर का जो कि उस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है वो कम हो जाएगा और जो साइकिल ट्यूब्स हैं वो कूल डाउन हो जाएंगी क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। Now question number 8. Write the limitations of the first law of thermodynamics। जो first law of thermodynamics है उसकी हमने limitations लिखनी है। It tells us one forms of energy can be converted to another forms of energy and the total sum of energies before and after the process remains constant। First law of thermodynamics कहता है कि एक एनर्जी से हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास टोटल सम है बिफोर और आफ्टर द प्रोसेस वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। However, it does not give any information about the direction of process। इससे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस किस डायरेक्शन में हमारा जो है वो प्रोसेस अगर होगा वो इंफॉर्मेशन नहीं आती। It does not tell us whether a process is feasible or not, that is whether it will take place or not। वो ये नहीं बताता कि आया ये प्रोसेस अकर भी हो सकता है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। The law does not tell us what percent or part of energy will be converted from one form to another in a particular process। और ना ही हमें वो लॉ ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी अवेलेबल है उसमें से कितनी परसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस। Heat can be converted to an equivalent amount of work, but work cannot be converted to an equivalent amount of heat। जो heat है वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में तो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन वर्क बैक अगर हमने हीट में कन्वर्ट करना है वो पॉसिबल नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
Is it possible, according to the second law of thermodynamics, to construct an heat engine that is free from thermal pollution? वो कह रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मद्देनजर रखते हुए क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा हीट इंजन डिजाइन किया जाए जो कि फ्री हो फ्रॉम any kind of thermal pollution. According to Kelvin's statement of the second law of thermodynamics, it is impossible to construct a heat engine without having a sink. कैल्विन की स्टेटमेंट के मुताबिक, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसा हीट इंजन डिजाइन किया जाए जिसमें सिंक अवेलेबल ही ना हो. So a heat engine that is free from thermal pollution is impossible to be constructed. तो ऐसा हीट इंजन जो कि थर्मल पोल्यूशन से पाक हो, मुबर्रा हो, तो उसमें किसी किस्म की कोई थर्मल पोल्यूशन अगर ना हो रही हो, ऐसा हीट इंजन डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है. Any heat engine works on the principle of absorbing some heat from the high temperature reservoir, converts part of it to a mechanical work and reject the remaining part to the low temperature reservoir. कोई भी हीट इंजन हो वो क्या करेगा, वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल कि वो एब्जॉर्ब करेगा सम हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो कि सोर्स होगी, और जो उसने सोर्स से हीट ली है उसमें से कुछ को वो कन्वर्ट कर देगा इन मैकेनिकल वर्क, और जो पीछे रिमेनिंग होगी उनको वो कन्वर्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा इनटू द लोअर पार्ट ऑफ रिजर्वायर जिसको हम कहते हैं सिंक. द सिंक इज यूजुअली द एटमोसफियर. यूजुअली जो हमारे पास सिंक होता है वो एटमोसफियर को कंसिडर किया जाता है. दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विच मेक्स द सराउंडिंग थर्मली पोल्यूटेड. और जब हमारे पास एटमोसफियर में हीट रिलीज होगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास थर्मल पोल्यूशन अगर होगी इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारा वो हीट इंजन वर्क कर रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Can specific heat of gas be zero or infinity? Can specific heat be negative? आप वो कह रहे हैं क्या स्पेसिफिक हीट किसी भी गैस की जीरो या इंफिनिटी हो सकती है, और पूछ रहे हैं कि कैन स्पेसिफिक हीट भी नेगेटिव, क्या स्पेसिफिक हीट नेगेटिव हो सकती है. The specific heat of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance to 1 unit temperature. Specific heat को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें रिक्वायर हो 1 kg ऑफ मास के टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. Mathematically, C is equivalent to delta Q over m delta T. However, it should be remembered that specific heat is process dependent and not a unique or single value property of a substance. हमें याद रखना चाहिए कि जो स्पेसिफिक हीट है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है और वो यूनिक या कोई सिंगल वैल्यू नहीं होती प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इवन इंफिनिटी. वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और इवन इंफिनिटी भी अप्रोच कर जाती है. Consider the following case in which heat delta Q is supplied to a gas of mass m contained in a cylinder provided with an arc-tight and frictional-less piston. Then C is equivalent to delta Q over m delta T. ये आगे इक्वेशन 1. अब हम कंसिडर करते हैं कुछ केसेस. केस नंबर 1 है जी, द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड. Heat provided to the gas is zero, but there is an increase in the temperature of the gas due to compression. हमने क्या किया, गैस को जब सडनली कंप्रेस्ड कर दिया. अब जो हमने हीट प्रोवाइड की है गैस को वो तो जीरो है, लेकिन ड्यू टू कंप्रेशन उसके जो टेम्परेचर है गैस का वो इंक्रीज कर जाएगा. अब अगर हम डेल्टा क्यू को जीरो पुट करें तो हमारे पास सी क्या होगा, जीरो हो जाएगा. Therefore, specific heat C can be zero for this process, actually an adiabatic process. और ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई हीट इन्वॉल्व ना हो उसको हम कहते हैं adiabatic process. Now, second case है हमारे पास. Let the gas be heated and allowed to expand at the same time. Suppose the fall of temperature due to expansion and raise in temperature due to the supply of heat are equal. Then there would be no change in the temperature of the gas. अब हमने क्या किया, हम कंसीडर करते हैं कि गैस को हमने हीट किया और फिर उसको एक्सपेंशन के लिए लीव कर दिया एट द सेम टाइम. मतलब सेम टाइम में हीट किया और सेम टाइम में हमने उसकी एक्सपेंशन करवा दी. तो अब हमारे पास क्या है, सपोज हमने करना है जो हमारे पास फॉल ऑफ टेम्परेचर है जो कि एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है,
और हीट की वजह से जो हमारे पास रेज इन टेम्परेचर हो रहा है वो दोनों क्या है, सेम है। तो अब जब हमारे पास दोनों टेम्परेचर सेम हो गए तो डेल्टा टी हमारे पास 0 हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1 जो हमारे पास C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वाली जो इक्वेशन थी, वहां पे हमने जब डेल्टा टी को 0 पुट किया तो हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर 0 आया। तो हमारे पास आपको पता है कि कोई भी टर्म जब 0 से डिवाइड हो तो हमारे पास इंफिनिटी आंसर आता है, तो C becomes infinity. Therefore, the specific heat can be infinity for this process, actually an isothermal process. Case number 3 ले लेते हैं. Again, let the fall in temperature due to expansion is less than the rise in temperature due to the heating. The temperature rises as the net effect. अब जो हमारे पास टेम्परेचर फॉल हो रहा है ड्यू टू एक्सपेंशन वो लेस देन है जो कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, तो हमारे पास टेम्परेचर राइज होगा। Putting a positive value of delta T in equation 1 we get positive value of the specific T. अब जब हमारे पास डेल्टा T बढ़ जाएगा तो हमारे पास C भी क्या होगा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जो लास्ट एंड फाइनल केस है वो है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास फॉल इन टेम्परेचर है वो कम है ड्यू टू एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन द राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। जो हमारे पास फॉल इन टेम्परेचर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर कि जो हमारे पास टेम्परेचर राइज हो रहा है ड्यू टू हीटिंग। तो इस केस में हमारे पास डेल्टा टी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 जो कि हमारे पास C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर जब हम नेगेटिव वैल्यू डेल्टा टी की पुट करेंगे तो C हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इन बातों से हमारे पास ये कंक्लूजन है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इंफिनिटी को भी जा सकती है। Now question number 11. An inventor claims to have developed an heat engine working between 27 degrees Celsius and 227 degrees Celsius having an efficiency of 45%. Is the claim valid? Why? अब वो कह रहे हैं जो इन्वेंटर है उसने क्लेम किया है कि जो उसका हीट इंजन है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस और 227 डिग्री सेल्सियस के बीच में वर्किंग कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 45% है। अब हमने बताना है कि क्या वो सही क्लेम कर रहा है या रॉन्ग। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज गिवन बाय द इक्वेशन। जो एफिशिएंसी हीट इंजन की वो दी जाती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 इन द गिवन केस। टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर T1 जो है वो हमारे पास है 227 डिग्री सेल्सियस, उनको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 227 plus 273 we will get 500 Kelvin, and temperature of cold reservoir 27 degrees Celsius, and in Kelvin it will be 300 Kelvin. By putting the values of T1 and T2 in Kelvin and equation 1 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, eta is equal to 1 minus 500 over 300 एंड फाइनली हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होगी तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 2/5 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 25%। एंड परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे आएगी, जब हम इसको 2/5 वाली जो हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 40%। अब जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो हमारे पास आ गई 40%, जबकि इन्वेंटर ने क्या कहता है कि उसके जो एफिशिएंसी वो 45% है। तो इससे क्या बात लगी कि जो इन्वेंटर ने क्लेम किया था वो रॉन्ग था। द इन्वेंटर्स क्लेम डज नॉट सीम टू बी वैलिड देयरफॉर। Now that's all about the conceptual questions of chapter number 10. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care.